क्लास 9 चैप्टर्स, ठीक है, ज्योमेट्री चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th. So first of all we have chapter number 6 which is lines and angles. आज की क्लास में हम यहां से शुरू करेंगे. Then we have chapter number 7 triangles. Same chapter in class 10 also. मतलब कि जो आप क्लास 9th ये आप अभी पढ़ोगे ट्रायंगल्स चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 7 है. ये चीज आप क्लास 10th में भी इसको और आगे पढ़ोगे, तो जितना भी 9th में पढ़ रहे हो उसका यूटिलाइजेशन भी वहां पे खूब होना है. क्लियर है? तो इसलिए लिखा हूं सेम चैप्टर इन क्लास 10 ऑल्सो. सिमिलरली फिर आते हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स. इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स एंड ओलंपियाड्स. फिर आते हैं चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 हो गया आपका सर्कल्स. अगेन सेम चैप्टर इन क्लास 10th ऑल्सो. तो क्लास 10th में भी सर्कल्स चैप्टर आपको पढ़ना होता है. ओके फिर आता है चैप्टर नंबर 13 विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगेन सेम चैप्टर इन क्लास 10th. ठीक है? अच्छा जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यहाँ पे जो साइन कर रहा था वो नहीं होगा. ओके सो नाउ गाइज साउंड क्लियर आ रहा है? बिकॉज विनायक को थोड़ा सा साउंड लैग हो रहा है. इज द साउंड क्लियर गाइज? इज द साउंड क्लियर? ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस. विनायक थोड़ा सा आपके वहां पे इंटरनेट का इश्यू हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ये चैप्टर्स हैं जो कि आपके क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. ओके सेम नाम से आपको ये चैप्टर मिलने वाला है, सेम नाम से आपको ये चैप्टर मिलने वाला है, और सेम नाम से आपको सरफेस एरिया वाला चैप्टर भी मिलेगा. इसके अलावा लाइंस एंड एंगल्स बोलने की जरूरत ही नहीं है कि जो पूरा ट्रायंगल जो पूरा ज्योमेट्री का चैप्टर है, उस ज्योमेट्री के चैप्टर का जो बेस है दैट इज लाइंस एंड एंगल्स. राइट? वही अलग अलग लाइन से अलग अलग एंगल से बहुत सारे फिगर्स बनते हैं जिनके ऊपर हम स्टडी करते हैं. ओके तो आई होप आपने ये चीज नोट कर लिया होगा. नहीं किया तो एक स्नैपशॉट ले लो अपने फोन में या फिर लैपटॉप में, स्नैपशॉट ले लो फटाफट. ले लिया? स्नैपशॉट ले लिया? लिख लिया? क्या आगे बढ़ सकते हैं? ओके नाउ ओके स्टूडेंट्स, तो आपके स्क्रीन पे अभी कुछ छोटे मोटे रिकॉल टेस्ट दिख रहा होगा. ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, जिनके बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ठीक है? सो सबसे पहले मैं रैंडमली लोगों का नाम लूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद को अनम्यूट करके इनका आंसर बताए. सो सबसे पहले कौन आंसर करना चाहेगा? सबसे पहले कौन आंसर करना चाहेगा? आयुष कुमार.
चलो आयुष अनम्यूट करो खुद को। आयुष आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। सर बी हाँ होगा, बी होगा। बी होगा, क्यों बी होगा? सर क्योंकि रे में सर एक सिंगल सा पॉइंट होता है और एक लाइन होता है सर, जिसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। ओके, तो एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा चलते रहता है, राइट? यस सर। ओके, सो आई होप बाकी लोगों को भी ये चीज क्लियर हो गई होगी। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज रे हैव? सो इट हैज ओनली 1 पॉइंट। ये तो पढ़ा है आप लोगों ने। 3 चीजें आपको पढ़ाई जाती है सबसे पहले, एक होता है लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट और एक होता है रे। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट होती है उसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता। और जो लाइन होती है, जब मैं सिंपली लाइन बोलता हूं तो उसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते। और जब मैं कह रहा हूं कि दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते तो आप उसको इनफाइनाइट तक खींच सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अगम्या ने हाथ रेस किया था। अगम्या अनम्यूट करो खुद को एक बार। बताओ अगम्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? सर पैरेलल। पैरेलल, राइट? अपोजिट साइड्स कभी मीट नहीं करते हैं, इसलिए वो पैरेलल है। और प्रॉपर्टी होती है, ये सब भी एक बार वैसे हम पढ़ेंगे वापस से क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में। ओके गाइस, आप लोगों का क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 था क्वाड्रिलेटरल्स, राइट? उसके ऊपर ये चीज पूछा गया है। नेक्स्ट, विनायक श्री ने अपना हैंड रेज किया। विनायक अनम्यूट करो खुद को। विनायक, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? किसका सर? क्वेश्चन नंबर 3 का। Question number 3. The minimum number of points required to draw a unique line. सर 1। 1. No, wrong. फराज, आपने भी अपना हैंड रेस किया, बताओ फराज क्या लग रहा है आंसर क्या होगा? सर 2। 2, वेरी गुड। देखिए इसका एक सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। देखो, ये अगर बोर्ड पे मैं खाली एक पॉइंट बना दूं, ठीक है, तो देखो कितना लाइन बन सकता है। एक लाइन बना, 2 लाइन बना, 3 लाइन बना, 4 लाइन बना, 5 लाइन बना, 6 लाइन बना। इस तरीके से बहुत सारे लाइंस बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारे। ठीक है, तो जैसे कि क्या यहां ये दिख गया कि एक पॉइंट से हम लोग यूनिक लाइन पास नहीं कर सकते, लेकिन एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे लगा दो और अब आपको बोलूंगा कि आप लाइन बनाइए, तो यहां से इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला सिर्फ एक ही लाइन बनेगा। आयुष, यूनिक लाइन ऑब्वियसली मींस कितने अलग अलग लाइंस बना सकते हो, कितने अलग अलग लाइन बना सकते हो। तो इन दो पॉइंट से पास करने वाले सिर्फ एक ही यूनिक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सिर्फ एक ही यूनिक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कॉपी पे रैंडमली कहीं भी 2 पॉइंट प्लॉट कर लेना। ठीक है, 2 पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद आप स्केल लेना और स्केल से उनको ज्वाइन करना। आप देखोगे कि सिर्फ एक ही लाइन पास कर पाओगे आप। ओके, इज इट ओके? कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत? इज इट क्लियर नाउ आयुष? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 कौन आंसर करेगा? क्वेश्चन नंबर 5, रेज योर हैंड। अनुष्का, बताइए अनुष्का, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा आंसर? 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज, एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्रीज, राइट? ओके ग्रेट। सो इसी के साथ ये जो छोटा सा क्विक रिवीजन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, फिलहाल अभी अगर आपके एनसीईआरटी को खोले
तो यहां से आपकी शुरुआत होगी, जिसमें लाइन सेगमेंट क्या होता है ये आप लोगों को पता है, अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है तो उसे कहते हैं रे। उसके बाद ये नोटेशंस वगैरह हो गए, देख लीजिएगा। कोलिनियर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं तो ये याद रखो गाइस, जब एक लाइन, मतलब अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, आप मान लो कि आपने अपने कॉपी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया और उस लाइन के ऊपर आपने 3 पॉइंट्स रैंडमली मार्क किए ए बी सी, तो उन 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट मार्क किए, तो उस केस में क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस कोलिनियर पॉइंट्स, आपको ये होना चाहिए शिखर, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि जितने भी पॉइंट्स की बात हो रही है वो सारे पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, वो सारे पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, तभी जाकर हम उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ओके, कोलिनियर पॉइंट सिंपल दिमाग में क्या आना चाहिए कि जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे वो सारे पॉइंट्स लाइन, सेम लाइन के ऊपर आने चाहिए, ठीक है, सेम लाइन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ 3 or more points lie on the same line they are called collinear points, otherwise they are called non collinear points। क्लियर है शिखर, मतलब क्लियर है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? सारे पॉइंट लाइन के ऊपर ही रहने चाहिए, ओके। ओके, अब देखो दूसरी चीज, ये तो हो गया जो बेसिक कुछ है। अब हम शुरू करते हैं एंगल्स के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब एंगल्स कैसे बनते हैं? एंगल्स के 2 आर्म्स होते हैं, राइट, 2 आर्म्स रोटेटेड अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, और वही फिक्स पॉइंट को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। मान लो जैसे कि यहां पे एक लाइन था, ये पॉइंट है, तो इस लाइन को जब हम इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करते हैं, मान लीजिए हमने इसको ऐसे रोटेट किया और यहां बना दिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, दिस इज कॉल्ड एज एन एंगल। ये जितना रोटेशन हुआ यहां से लेके यहां तक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जितना घूमा, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल। इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स और इन दोनों को बोला जाता है आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल, राइट। ये तो आप लोगों को पता होगा। अब क्विकली मैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करता हूं। मैं रैंडमली एक एक लोगों का नाम लूंगा और वो मुझे बताएंगे कि क्या होता है ये, ओके। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के साथ। सो अंशु, अंशु एक्यूट एंगल क्या होता है? Angle whose measure is less than 90 degree is called an acute angle. वेरी गुड, एन एंगल वेयर द मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। तो मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। एग्जाम्पल, अंशु बताना 89 डिग्री क्या है? इज इट एन एक्यूट एंगल? Yes, sir. राइट, थैंक यू। दिस इज एन एक्यूट एंगल बिकॉज ये 89 जो वैल्यू है वो 90 से कम है, इसलिए ये एक्यूट एंगल हो गया। नेक्स्ट, राइट एंगल। फराज खुद को अनम्यूट करना एक बार। Yes, sir. राइट एंगल क्या होता है? Sir, when the angle is 90 degree is called a right angle.
एग्जैक्टली तो जो वैल्यू होनी चाहिए वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होनी चाहिए, तो 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट, विनायक अनम्यूट करना खुद को। Yes, sir. विनायक ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? Sir, 90 to 80 degree. 90 to 180। सो बेसिकली जो एंगल होगा, the value of the angle should be less than 180 but should be greater than 90। इसको ऐसे पढ़ना, greater than 90 but less than 180, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 91 डिग्रीज की बात करूं तो 91 डिग्री क्या होगा विनायक? विल दिस बी एन ऑब्ट्यूस एंगल? क्या हम इसको Optic angle. ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, राइट। तो दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। जिनको नहीं पता वो फटाफट इसे नोट भी करेंगे। नेक्स्ट, आयुष अनम्यूट करना, आयुष खुद को। यस सर। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पता है? यस सर। क्या होता है बताओ। Those angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree angle. वेरी गुड। तो कोई भी एंगल, हाँ, इट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो कोई भी एंगल जो 180 से 360 के बीच में होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे कि मान लो अभी इस सिनेरियो में ये हो गया हमारा 40 डिग्रीज, तो अगर आपको 40 डिग्रीज का रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाएगा तो डायग्रामेटिकली इसका मतलब क्या हो गया? डायग्रामेटिकली इसका मतलब हो जाएगा दिस पार्ट, ओके। तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एंगल। तो हम किसी भी एंगल का इनमें से किसी भी एंगल का हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। शिखर म्यूट करो। किसी सर भी, यस सर कोई सर उसको बाहर से ना लेकर अंदर से लेकर वो एक्यूट एंगल भी बोल सकता है। कौन? ये तो एक्यूट है ही अंदर वाला, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, बाहर वाले की। रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू हमेशा 180 से 360 के बीच में होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या 40 डिग्री एक रिफ्लेक्स एंगल होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, 40 डिग्री एक एक्यूट एंगल बोला जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, ओके। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स दिए गए हैं ताकि वो कंसिस्टेंसी रहे। अब 40 डिग्री पूछा जाएगा तो आप भी एक्यूट एंगल बोलोगे, आपके फ्रेंड्स भी एक्यूट एंगल बोलेंगे, मैं भी एक्यूट एंगल बोलूंगा। वही 40 डिग्री के जगह पे अगर 240 दिया होगा तो उस 240 डिग्री को अब हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, बस यही रहेगा, ठीक है। नाम दिया गया है, मान लो फिलिंग द ब्लैंक्स में आप इसको आंसर करते हैं इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट, अगम्या अनम्यूट करना खुद को। यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सर sum of two angles equals to 180 degree are called supplementary angles. Exactly. If sum of two angles is 90 degree, they are called complementary, not supplementary. Complementary angles. तो एग्जाम्पल के तौर पे 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, देन 25, 65 is a pair of complementary angles. It is a pair of complementary angles. क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम मिलाकर 90 डिग्री हो रहा था, तो ये एक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। विनायक, आपके वहां पे इंटरनेट का इश्यू होगा बेटा, क्योंकि और किसी को नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, ओके।
और आपसे जब क्वेश्चन भी पूछते तो आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होती है उस टाइम पे, यही रीजन है। ठीक है गाइस, तो अगली बार अगर आपको मैं पूछूंगा कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुष्का एक बार अनम्यूट करना खुद को। Yes, sir. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? The sum of two angles is equals to 180 degree is known as supplementary angle. वेरी गुड, थैंक यू। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहां पे सम ऑफ टू एंगल्स is equal to 180 degree. They are called as supplementary angles. ठीक है, तो इस केस में हो सकता था 25 डिग्री एक हो गया और दूसरा हो जाएगा कितना 155 डिग्री, ये दोनों का सम हो गया 180, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाएगा कि 25, 155 दिस इज कॉल्ड एज अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब आपके बीच में एक कंफ्यूजन आता होगा जनरली कि सप्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है। तो इस डाउट को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में से कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा, कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री वाला वर्ड पहले आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ छोटा वाला वैल्यू लगा हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ छोटा वाला वैल्यू लगा हुआ है और सप्लीमेंट्री के साथ बड़ा वाला वैल्यू लगा हुआ है। तो व्हेनेवर यू विल गेट कंफ्यूज्ड ना, ट्राई टू रिमेंबर इट इन दिस वे, क्योंकि आपके लेवल पे आप लोग अभी उतना यूज नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो ये इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पहले आता है तो 90 डिग्री उसके साथ लगेगा, सप्लीमेंट्री बाद में आएगा 180 डिग्री उसके साथ लगेगा। ओके, बस खुद को डाउट से बचाने के लिए लॉजिक, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार ये देखिए, यही ऑप्टिक्स एंगल का डायग्राम मिसिंग है। राइट एंगल कुछ इस शेप का रहता है, फिर ऑप्टिक्स एंगल कुछ इस शेप का रहता है, फिर ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, राइट। अब और भी कुछ कुछ एंगल्स हमें देखने हैं, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। थोड़ा सा आज थ्योरी बेस्ड ज्यादा होगा, जिनको पता होगा उनको थोड़ा मोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट जिन्हें नहीं पता प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग इट डाउन बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ अच्छा, आप में से किसी को क्या एडजेसेंट एंगल्स पता है क्या होते हैं? एनीवन? सर, हाँ बोलो। adjacent angles are those angles which have a common arm or a common vertex. Very good. Most important thing, they have a common arm and a common vertex. ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो उनका एक कॉमन आर्म होगा और एक कॉमन वर्टेक्स होगा। उन सारे पेयर ऑफ एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल होगा इसको समझने के लिए ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको ओ ले लिया, ए बी सी डी ई एफ। अब आपसे पूछते हैं, एक एक करके मैं सबको पूछूंगा और सब मुझे एक एक एडजेसेंट एंगल्स बताएंगे। एंड देखो ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है एक पॉइंट पे। अगम्या, इस डायग्राम को देखकर आप एक एडजेसेंट, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बताइए। AOB and BOC. AOB एंड BOC, ठीक है। तो अगम्या ने AOB एंड BOC बताया। अब यहाँ पे कॉमन आर्म क्या है अगम्या, खुद ही बताओ। सर B.
कॉमन आर्म, आर्म जो बोला जाता है तो कहीं ना कहीं साइड, ओबी, तो दिस इज द कॉमन आर्म, और वो कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? O. ओ, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अंशु, टेल मी अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हियर। इससे अलग होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई एक उठा सकते हो बट दोनों नहीं होने चाहिए। आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अंशु चैट में बता दो, आपकी आवाज पूरी ब्रेक हो रही है। टेल मी इन द चैट बॉक्स, ओके। आवाज पूरी ब्रेक हो रही है आपकी। अनुष्का, क्या आप बता सकते हो? Yes, sir. हाँ बोलो। EOD and DOC. कौन सा? BOD, EOD EOD, EOS and and DOC. DOC, okay. What is the common arm here? OD. AOS and OD is the common, AOE. and okay, great, thank you. अंशु कुछ कह रहे थे, अब भी बताना। अंशु, चलो अभी उसको आवाज नहीं जा रहा होगा। नेक्स्ट, आयुष, आयुष बताओ, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बताओ। AOF and FOE. AOF एंड FOE, यहाँ पे कॉमन नाम क्या है? FO. FO is the common name, AOF, FOE. So common name is FO and the vertex is O, right? Next, thank you. शिखर, शिखर बताओ एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बताओ। सर AOB and BOC. AOB एंड BOC हो चुका है, देखो अगम्या ने उससे पहले बता दिया, आपको इनसे अलग बताना है। COD and DOE. COD एंड DOE, ये भी बता चुका है, ये देखो इससे अलग बताना है। ये COD को DOC लिखा हुआ है और ये बता चुका है। अब मजा आएगा ना, धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे हम लोग। DOE and EOF. DOE, ओके, DOE एंड EOF। कॉमन नाम कौन सा है यहाँ पे? OE. OE is the common name, okay, great. Next, Farhaz, Farhaz, tell me a pair of adjacent angles. DOC and COB. DOC and COB. DOC COB, okay, बच गए यहाँ पे। DOC and COB, great. कॉमन नाम यहाँ पे CO हो गया। ओके, अब वापस से शुरू करते हैं। अगम्या, टेल मी अनदर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। AOF and BOA. AOF, AOF and BOA. यहाँ पे कॉमन नाम हो गया हमारा AO, OA. राइट? ओके, Yes. नेक्स्ट, अंशु, टेल मी अनदर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। BOC and COD. ये हो चुका है आई थिंक, BOC एंड COD, ये वाला हो चुका है। कोई दूसरा बताइए। अब आप जानते हो आप लोग क्या गलती कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ हमको यही लाइन लेना पड़ेगा। मैं एक यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, वैल्यू लिखता हूं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। AOD एंड DOE, बताइए क्या ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स नहीं है? बताइए, AOD ये एंगल एंड DOE, क्या ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स नहीं है?
है सर। है कि नहीं? बिकॉज ओडी कॉमन है। ओडी कॉमन हो गया। ये एकदम स्ट्रेट लाइन, हल्का फुल्का टिल्ट होगा, राइट? तो इसी तरीके से आप भी इसमें गैप ला सकते हो सकता था मैंने मान लो एओडी के जगह पे यहाँ पे एओसी लिखा होता और यहाँ लिखा होता मैंने सीओई लिखा होता। एओसी देखो ठीक से, एओसी सीओई, ये भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो जाता, बिकॉज यहाँ पे कॉमन नाम हमारा ओसी हो गया और हमारा वर्टेक्स ओ हो गया। ठीक है, तो इजीली एक चीज आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे कम से कम 12-14 पेयर्स बन जाएंगे एडजेसेंट एंगल वाले। इस तरीके से कम आप 10 के ऊपर ही निकल कर आएगा, 10 से कम नहीं आएगा। ठीक है, बट द गुड थिंग इज यू ऑल आर एबल टू आइडेंटिफाई एडजेसेंट एंगल्स। आप सब पहचान पा रहे हो कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है, अच्छी बात है। अच्छा मेरे को फटाफट कोई बताओ, अब्दुल्ला अभी आया है। अब्दुल्ला इतना लेट क्यों आए हो? Why are you late, Abdullah? Next is linear pair. Can anyone tell me what is a linear pair? So may I? Yes, please. The sum of two angles equals to 180 degree on a straight line is known as linear pair. Very good. Sum of two angles equals 180 degrees on a straight line. Guys देखो, दो एंगल्स का सम 180, उसको तो हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। फिर लीनियर पेयर एंड सप्लीमेंट्री में क्या अंतर होता है? तो जब बात होती है सप्लीमेंट्री की, तो अगर यहाँ पे 20 डिग्री लिख दिया गया है तो 20 डिग्री के सप्लीमेंट्री में हमारे पास आएगा 160 डिग्री, ताकि इनका सम बन जाएगा 180 डिग्री। लेकिन जब बात होती है एक प्रॉपर एक लीनियर पेयर का, तो लीनियर पेयर में क्या रहता है कि होती है एडजेसेंट एंगल्स के लिए ही, ये डिफाइंड होती है एक एडजेसेंट एंगल्स के लिए ही, ठीक है। बट व्हेन द नॉन कॉमन, ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है उसका, हाँ, व्हेन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ adjacent angles, when the non-common arm of adjacent angles forms a straight line, then it is called a linear pair. Then it is called a linear pair. ठीक है, क्या चीज इंपॉर्टेंट सीखा आप लोगों ने यहाँ पे? एडजेसेंट एंगल में हम लोग हमेशा देख रहे थे कि उनके पास एक कॉमन पेयर होना चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ओके। बट एक लीनियर पेयर क्या होता है? इट इज अ स्पेशल केस, आप कह सकते हो इट इज अ स्पेशल केस वेयर द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे so angle AOB and angle BOC, angle AOB and angle BOC are adjacent, sorry, ये देखो ये adjacent है कि नहीं फरहाज? ये दोनों adjacent है कि नहीं बताइएगा। यस सर है। कॉमन नाम क्या है यहाँ पे? सर OB। और कॉमन वर्टेक्स? सर O। ओ, ठीक है। अब इसका जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बना रहा है? नॉन कॉमन आर्म क्या बना रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? इसका सम और इसका सम, एंगल AOB प्लस एंगल
BOC, ये सम होता है 180 डिग्री। तो क्या कंडीशन है कि एक एडजेसेंट एंगल्स, जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा उस केस में हम उसे लीनियर पेयर बोलेंगे। तो आपको ना बहुत जगहों पे प्रूफ करने के लिए भी दिया जाएगा कि प्रूव दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो उस केसेस में भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जहां पे हम दिखाते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स है और इनका जो सम है वो सम आ रहा है 180 डिग्रीज। और क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज जब आता है तभी हम उसको लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूं, आप इसे मार्क कर लो। ठीक है, तो ये देखिए यहां से शुरुआत हुआ है। नोट दैट एंगल ABC एंड एंगल ABD आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। Why? Because their non-common arms lie on the same side of common arms. अच्छा वो अलग है यहाँ पे। If the non-common arms BA and BC, जब non-common arms forms a line, they will look like figure 6.3. तो ये फिगर 6.3 के जैसा दिखेंगे जब उनके नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, और उस केस में हम उन दोनों को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, फिर नीचे देख सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब फॉर्म होता है अगम्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब फॉर्म होता है? If their arms form two pairs of opposite rays. नहीं, सबसे पहले आप बोलोगे कि सर जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो चार एंगल्स बनाते हैं कुछ इस तरीके का। इट्स टू हॉट टुडे, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। सो देखिए, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। तो ये दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म 4 एंगल्स, दिस 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 एंड दिस एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में हम क्या कहते हैं कि ये वाला एंगल अगर x डिग्री होगा तो ये एंगल भी x डिग्री होगा, ये वाला एंगल अगर y डिग्री होगा तो ये एंगल भी y डिग्री होगा। ठीक है, सिंपल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप पहले देखोगे कि देयर आर, बल्ब कैसे चल रहा है, कौन सा बल्ब, और आपका ध्यान उधर क्यों जाना चाहिए? आपका ध्यान सिर्फ इधर रहना चाहिए। अच्छा इन्वर्टर, सॉरी इन्वर्टर पे चल रहा है और फैन नहीं चल रहा है इसलिए ये हालत है। ठीक है, तो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो दो लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे चार एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये चार एंगल्स में जो दो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है, बताओ देखना फराज, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, क्या ये एक एडजेसेंट एंगल है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है क्या फराज? यस सर। ये एडजेसेंट एंगल्स है, क्या ये लीनियर पेयर है फराज? यस सर, लीनियर। अभी डाउट हो रहा है, क्यों डाउट हो रहा है लीनियर पेयर वाले में? अल्टीमेटली मैंने क्या बताया, मैंने पहले यस सर, बता है दिया कि स्ट्रेट लाइन है 180 ना, डिग्री। 180 डिग्री, राइट? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। जो नॉन कॉमन आर्म है इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए, ये तो हमारा कॉमन आर्म हो गया था, ये हमारा कॉमन आर्म हो गया। ये हमारा क्या है, ये और ये, दिस इज नॉन कॉमन आर्म, but it is actually forming a straight line, so that is why this will also be called as a linear pair. Okay, yes अगम्या, adjacent भी है और linear pair भी है। Great. Next, तो वो टाइप्स ऑफ एंगल्स वाली चीजें हो गई है गाइज। अब आता है लाइंस के ऊपर डिस्कशन। तो लाइंस दो किस्म के होते हैं, एक होगा इस तरीके का इंटरसेक्टिंग,
एक होगा इस तरीके का इंटरसेक्टिंग और एक होगा इस तरीके का नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होंगी गाइस? जो कि कभी भी मीट नहीं करेंगे, जो कि कभी भी मीट नहीं करेंगे। ओके, एक और प्रॉपर्टी होती है, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, मतलब हेडलाइन वो मार्क कर लो। जो दो पैरेलल लाइंस होती है ना, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, और क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, यही रीजन है कि वो कभी मीट नहीं करते हैं। ठीक है, अब पेयर ऑफ एंगल्स में हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स डिस्कस कर लिया है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होगा? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स हमेशा 180 डिग्री होंगे, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये उसका उल्टा है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि देन द नॉन कॉमन आर्म्स इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आप लोगों को पता है, तो अभी हम इसे बस रीड करके आगे बढ़ रहे हैं, प्रूफ अभी नहीं देख रहे। अब थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब कोई, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। किसने सॉल्व कर लिया? रेज योर हैंड। ओके, देयर आर 2 पार्टिसिपेंट्स। शिखर, शिखर से पूछते हैं। शिखर, मुझे बताओ कैसे सॉल्व कर रहे हो? क्वेश्चन ने ये डायग्राम दिया हुआ था, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, और ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ था, राइट? शिखर अनम्यूट करके बताओ। सर वो बोल रहा है सर कि बी और डी 70 डिग्री है। बी और डी 70 डिग्री कहाँ बोला? उसने बोला एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री है। एओसी प्लस बीओई, ये दोनों मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इन दोनों का सम उसने 70 डिग्री बोला है। आपको क्वेश्चन ने दो चीजें निकालने दी है, एक बीओई दिया है, बीओई मतलब कि ये वाला एंगल, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। अब ये तभी पूछ सकता है, देखो कुछ चीजें आप ना थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ गेन करोगे, तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा वो चीज प्लीज ध्यान रखो, सुनो और समझने की कोशिश करो। आपको क्वेश्चन ने इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया, फिर क्वेश्चन ने एक एंगल का वैल्यू 40 डिग्री दिया, ठीक है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो अगर क्वेश्चन इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब है
आप पहले उसके साथ जो लगा है ना, देखोगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकाले। क्वेश्चन जिसने भी बनाया होगा उसने यही सोच के बनाया होगा कि दो वेरिएबल का सम है 70 डिग्री, दो एंगल का सम है 70 डिग्री। अगर वो उसमें से आपको एक एंगल पूछ रहा है तो तभी पूछ सकता है जब उसने दूसरा वाला एंगल का इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं दिया होगा। तो देखते हैं AOC, तो ये हमारा AOC हो गया। अब ये AOC और जो हमारे पास 40 डिग्री दिया हुआ था BOD, उसमें कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आप लोगों को? आयुष, क्या रिलेशन है इसमें AOC एंड BOD के बीच में? सर AOC प्लस BOE 70 डिग्री दे रहा है सर एंगल, हाँ हाँ तो COE आएगा 110 डिग्री एंगल, हाँ ठीक है। और BOD है सर 40 डिग्री एंगल, हाँ so BOE is equal to 30 degree angle ओके because ग्रेट, sum of all angle is equal to 180 degree angle. ठीक है, वेरी गुड। इनका अप्रोच भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? सर यस अनुष्का। सर आपने पूछा ना रिलेशन BOD एंड AOC के बीच में, एग्जैक्टली वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बिकॉज ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है? सो ये जैसे ही 40 डिग्री आ गया, अब 40 डिग्री को यहां पुट कर देंगे तो हमारा BOE आ जाएगा, राइट? सो 40 डिग्री, अब इसको यहाँ पे रीराइट कर रहे हैं, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, implies एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, जहां जो हमें मिल गया 30 डिग्री। तो मैं उन सारे एंगल्स को मार्क करते चलता हूं। ये हमारा 40 डिग्री हो गया, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब आपको दूसरा क्या निकालने दिया है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने निकालने दिया है रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है? रिफ्लेक्स एंगल COE। अब देखो उसके लिए आपको पहले COE निकालना पड़ेगा, तो COE मतलब कि ये एंगल हो गया। अब देखो AOB लाइन के ऊपर, AOB लाइन के ऊपर ही ये सारे एंगल्स हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? दैट सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ओके? दैट सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो उसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्रीज, जिसमें से ये हमारे पास 40 डिग्री पहले से है, ये हमारे पास 30 डिग्री पहले से है, ये निकाल चुके हैं मतलब यहां से, तो यहां से COE आ जाएगा अल्टीमेटली हमारा 110 डिग्रीज। अब क्योंकि ये 110 डिग्रीज आया बच्चों, और हमें पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का डेफिनेशन होता है कि जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो जब ये 110 डिग्री आ गया, तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा कैसे निकालोगे आप लोग? जिनको नहीं पता, रिफ्लेक्स एंगल COE will be equal to 360 डिग्री माइनस एंगल COE, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो फाइनली ये बन जाएगा 250 डिग्री, ठीक है? 250 डिग्री। कहने के लिए कुछ ऐसा रहा कि ये आपका COE हुआ, ये आपका COE एंगल हुआ। अब COE ये एंगल है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है? यहां से लेके यहां तक। तो आपको पता है कि ये तो इस पॉइंट के अराउंड का टोटल सम हो जाएगा ना 360 डिग्री, तो 360 में से ये 110 निकल चुका है, तो ये 110 निकल चुका है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 360 माइनस 110, ओके? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर और किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा,
अभी आपको एक बार फिर से स्क्रीन शेयरिंग करके तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है वैसे आप लोगों के लिए 2, 3, 4, 5, 6 मतलब बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.1 का एज अ होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क रहेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा हम क्विकली अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ये डिस्कशन करते हैं। क्या आपको ये पता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या आप लोगों को ये चीजें पता है? एक बार कंफर्मेशन दो, अगर पता है तो फिर डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं पता होगा तो बात करेंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, क्या आप सबको पता है? मेरे को सब, अगर आप सबको पता है तो सबको मेरे को चैट बॉक्स में यस लिख कर बताओ। सबको चैट बॉक्स में यस लिख कर बताओ प्लीज। शिखर को पता है, अंशु को पता है, फराज कह रहा है एक बार बता देने के लिए, क्विकली बता देंगे। अगम्या को पता है, अब्दुल्ला, अनुष्का, अनुष्का को पता है। अब्दुल्ला प्लीज गिव मी अ रिस्पॉन्स। विनायक, अब्दुल्ला, शिखर, आयुष कह रहा है नीड टू रिवाइज लिटिल बिट। ओके, तो मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, इससे इतना तो मुझे पता चल गया है कि मुझे इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज, ये जितने के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें या हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें, ये सारा चीज जो रहता है ये पैरेलल लाइंस के ऊपर बात की जाती है। तो सबसे पहले मैं दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। इसको लाइन L दे दिया, इसको लाइन M दे दिया, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो आप ट्रांसवर्सल का एक छोटा सा डेफिनेशन नोट कर सकते हो। तो ट्रांसवर्सल इज नथिंग बट अ लाइन इंटरसेक्टिंग, छोटा सा डेफिनेशन है, साथ ही साथ नोट करो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर पैरेलल लाइंस। दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को अगर कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना सबको, तो उस इंटरसेक्टिंग लाइन को ही हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे इस केस में हमने लाइन L और लाइन M को एक दूसरे के पैरेलल कहा है, और ये जो लाइन दिख रहा है इसको T नाम दे देते हैं अभी फिलहाल T। तो ये हमारा एक तरीके से ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। क्यों ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा? बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सो जब ये इंटरसेक्ट करेगा गाइस, तो देखो टोटल ना 9 एंगल्स बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन्हीं 8 एंगल्स के बीच का रिलेशन आपको जानना है। अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपल सा एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले, तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल्स होंगे 1, 2, 7 एंड 8। जो बाहर वाले एंगल्स है ना उनको हम एक्सटीरियर एंगल्स का यहां पे नाम देते हैं। फिर आएगा इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स में क्या है? ये पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल है, तो ये रहा 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। तो शॉर्ट में CORR लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये कैसे पहचानोगे आप लोग? तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आप देखोगे सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस, same side of parallel lines and same side of
ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे अगर मैं ट्रांसवर्सल की बात करूं तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है, इसका लेफ्ट में क्या क्या एंगल्स है, तो इसका लेफ्ट में है 1 4 5 8, और इस ट्रांसवर्सल के राइट में क्या है, तो हमारे पास है 2 3 6 7। ठीक है, पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले एंगल की बात करें तो ये पैरेलल लाइन के ऊपर में एंगल है 1 2, ये पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल है 5 6। अगर मैं पैरेलल लाइंस के नीचे वाले डायरेक्शन के एंगल्स की बात करूं तो इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल है 3 4, इसके नीचे है 7 8। ठीक है, तो जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होती है स्टूडेंट्स, तो आपको देखना है कि वो पैरेलल लाइंस के भी सेम साइड में होना चाहिए, मतलब दोनों या तो पैरेलल लाइन के ऊपर होना चाहिए या दोनों पैरेलल लाइन के नीचे होना चाहिए, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब कि दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल या तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए या दोनों राइट हैंड साइड में होना चाहिए। दूसरा, दोनों या तो पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल्स होने चाहिए या दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे वाले एंगल होने चाहिए। तो उस हिसाब से देखो 1 और 5 एक पेयर बनेगा, क्यों, क्योंकि 1 और 5 दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर है, ये 5 इस लाइन के ऊपर का एंगल है और 1 इस लाइन के ऊपर का एंगल है, और दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, तो एक पेयर हमारा बन जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। Similarly, angle 2 is equal to angle 6, and angle 3 is equal to angle 7. सेम चीज है हर जगह। अगर मैं 2 6 का पेयर का बात करूं तो 2 और 6 दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और दोनों पैरेलल लाइंस के सेम डायरेक्शन में, मतलब ये लाइन एल के ऊपर है और ये लाइन एम के ऊपर है। तो इस तरीके से आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो, बिकॉज जनरली जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल अ लॉट इन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनको बाकी जगहों पे दिक्कत नहीं होता है, बस करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको तो पता है कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो मेरा 3 4 5 6 दोनों पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स, तो 3 4 5 6 इनके बीच वाले एंगल्स होंगे। अब उसमें से आपको ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट में क्या करना होता है कि एक अगर लेफ्ट का रख रहे हो तो दूसरा राइट का होना चाहिए। तो जैसे इसमें से मान लो अगर आपने एंगल 3 को पिक किया तो 3 इज एन इंटीरियर एंगल ऑन द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इसके ऑल्टरनेट में आपको पिक करना पड़ेगा 5, जो कि अगेन एक इंटीरियर एंगल है लेकिन ये लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे है। तो इसलिए एक बनेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 and angle 4 is equal to angle 6, because angle 4 is an interior angle, angle 6 is also an interior angle। 4 जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, 6 जो है वो ट्रांसवर्सल के राइट में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला। अब जिस तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात की है हमने, ठीक उसी तरीके से हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की भी बात कर सकते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल्स में कौन से आएंगे, 1 2 7 8। ठीक है, 1 2 7 8, तो इसी के ऊपर आपको अगेन ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो एक अगर लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होगा तो दूसरा राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होगा, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम 1 हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इसके लिए अगर आप एक्सटीरियर एंगल का पेयर बनाना चाहते हो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर वाला, तो आपको 7 या 8 में से पिक करना है। इसमें से 8 नहीं पिक करोगे बिकॉज 8 इज अगेन ऑन द लेफ्ट साइड, 1 भी लेफ्ट साइड पे था, 8 भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे, तो आप यहाँ पे पिक करोगे 7। ठीक है, तो हमारा हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। कोई दिक्कत है किसी को? आयुष, अब्दुल्ला, फरहाज, कोई दिक्कत है? रिवाइज हो गया? ठीक है, लास्ट में था लीनियर पेयर वाला। तो गाइस देखो लीनियर पेयर वाले में क्या है, नहीं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब
रहना नहीं चाहिए। तो एक हो गया 3 and 6, ठीक है। कौन सा वाला मैं आपको एक बार एनसीईआरटी में दिखाता हूं। ये वाला इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखो 4 and 5, तो इस डायग्राम के हिसाब से 4 and 5 कौन सा है, ये और ये, ठीक है। और दूसरा हो गया 3 and 6। अब बाकी सब केस में क्या था गाइस कि करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सब इक्वल होते थे। लेकिन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड वाले में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी रहती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि उनका जो सम होता है दैट सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे इन्होंने अभी फिलहाल लिखा नहीं है, यहाँ पे आपका होगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसीलिए इसको को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। एग्जैक्टली अनुष्का, दिस इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब यहीं पे गाइस ये एक्सियम्स है, आप इसको खुद से रीड कर लेना। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 6.4 is opposite of 6.3। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, मैं ज्यादा आपको कुछ अभी नहीं देना चाहता, ठीक है। कोशिश करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि 6.1 यहीं पे क्लास को खत्म करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो फाइनल होमवर्क रहेगा, हाँ लिंक पे डालना है ना। सो फाइनल होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। साथ में मैं भी कुछ क्वेश्चंस और आप लोगों को दूंगा, प्लस क्वेश्चंस given by me। एंड दूसरा 6.2 is not your homework, but try as much as possible, try as much as possible, ठीक है। क्योंकि 6.2 में सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे गाइस वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के ऊपर ही बेस्ड होंगे। तो आप लोगों को ये वाला होमवर्क इसी लिंक में अपलोड करना होगा फोटो खींच के, ठीक है। और जो मिस करेगा उसके पेरेंट को हमारे कोऑर्डिनेटर्स आप कांटेक्ट करेंगे। तो 6.1 के सारे जो 4-5 क्वेश्चंस बच गए वो तो आपको अपलोड करना ही है। उसके अलावा मैं कुछ 5-6 क्वेश्चंस और दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.2 जितना हो सके ट्राई कीजिएगा। हमारा अगले क्लास का डिस्कशन में पहले इसके डाउट्स लूंगा मैं, उसके बाद हम 6.2 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आयुष, आई एम सेइंग दैट द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 6.1 विल बी योर होमवर्क, ठीक है। आपको उसे सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू अपलोड इट ऑन द लिंक। लिंक के बारे में नहीं पता है तो एक बार रोहित सर से कांटेक्ट कर लेना, जो कि आपके ग्रुप पे एडेड है, कोऑर्डिनेटर है। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही लिंक है, डिस्क्रिप्शन में। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, वहीं पे लिंक है। 4 पेज का लिंक नहीं है अगम्या, यू कैन अपलोड मोर, बढ़ा दिया जाएगा उसको, ठीक है। 6.2 ट्राई एज मच एज पॉसिबल। 6.1 का एक क्वेश्चन हो गया 2 से लेके 6 तक, विनायक 2 से लेके 6 तक, ठीक है। कुछ पूछना है आप लोगों को? अब्दुल्ला, अनुष्का, फराज, आयुष, अंशु, विनायक, कुछ पूछना है? देखो नो पूरा सर। भीग चुका हूं। तो आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा थ्योरेटिकल थी बिकॉज बहुत सारी चीजों का रिवीजन हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखने वाले थे। अगली क्लास में आप लोग खूब क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। चलो फिर यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।
बाय अगम्या, बाय आयुष।